हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। पहला टॉपिक, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो देखिए, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें देखिए होगा क्या, कोई लाइट रे है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, जैसे ये हो गया, इसमें दो फिगर हम बना रहे हैं, एक में भी हो जाएगा लेकिन दो थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो देखिए, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये मीडियम 1 है, ये 2 है। ठीक है, 1 2, ये नॉर्मल है, इस जो ये जो बाउंड्री है इस पर नॉर्मल है, ये भी इस पर नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, कोई लाइट रे आ रही है इस तरीके से, ऐसे आई, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु है, ये नॉर्मल है इसका, ये इंसिडेंट रे है। अब देखिए, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 है, और इसी से आप समझ जाएंगे कि ये पहला है, दूसरा है, और इसका n2 है। ठीक है, यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है। तो देखिए, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं n1 इज़ ग्रेटर दैन n2, सॉरी n2 इज़ ग्रेटर दैन n1। ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम से ज़्यादा है, यानी कि ये डेंसर है कंपैरिजन में, ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयरर, ये विरल है और ये सघन है। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर कोई लाइट रे है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है। हमने यहाँ कंसीडर किया कि ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर है। ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये स्मॉल आर है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए, इसी एंगल पर अगर हम लाइट को इधर से इस मीडियम से उल्टा, ठीक है, उत्क्रमणीयता का मतलब ही उत्क्रम यानी उल्टा, तो देखिए उल्टा यहाँ पे अब n2, ये जो मीडियम है इस मीडियम से लाइट इस मीडियम में जा रही है। तो देखिए क्या होगा, अगर ये r है, ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, इधर बेंड हुई, ये देखिए अब सघन से किधर जा रही है, विरल जा रही है, तो ये दूर हट जाएगी ऐसे। और देखिए, अगर ये r है, यहाँ पे क्या था, I था और ये r मिला था, अगर ये अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को r ले रहे हैं तो यहाँ पे भी I ही मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो यही है थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखिए, जो पहला केस है ये, इसको हम केस 1, और ये क्या है, केस 2। अब केस 1 से आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, कल मैंने बताया आपको। तो देखिए, केस 1 से हमें क्या मिल रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेशियो जो मिलेगा, साइन ऑफ आई अपान साइन ऑफ आर, ये स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, लाइट रे किधर से जा रही है, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, इसका n1 है, इसका n2 है, तो इसको मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, n लिखेंगे और 1 से 2 में जा रही है तो 1 2, ठीक है, और इसको लिखेंगे इक्वल करके n2 अपान n1। ये हो गया केस 1 से। ठीक है, यहाँ पे I और R। अब देखिए केस 2 से हमें क्या मिल रहा है, केस 2 में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R हो गया स्मॉल r, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल रहा है I। ठीक है, उल्टा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से साइन ऑफ
R हो जाएगा, I जो था स्नेल्स लॉ से हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ R अपान हो जाएगा साइन ऑफ I, ठीक है, उल्टा हो रहा है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में और ये रिफ्रैक्शन, तो ये साइन R अपान I। अब देखिए यहाँ पे 2 से 1 में जा रही है तो लिखेंगे n, और 2 से 1 में जा रही है तो ये 2n1, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा n1 दूसरा पहले, तो n1 अपान n2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसको मान लें हम 1 और इसको मान लें 2, ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को, तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम इतना ही लें, इतना लें तभी हमारा काम हो जाएगा, और इन दोनों को लें तभी काम हो जाएगा। तो हम ये इस पोर्शन को लेकर चलते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला, साइन ऑफ I अपान साइन ऑफ R, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ R अपान साइन ऑफ I, और ये इक्वल हो जाएगा 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1। अब देखिए ये साइन R कैंसिल, साइन I कैंसिल, और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही है जो इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n1, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए जो दूसरा है टॉपिक आज का, वो हमारा है 3 माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, ये इसको इंग्लिश में लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 3 मीडिया, ठीक है। अब देखिए इस केस में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने कंसीडर किया कि ये बाउंड्री है, ठीक है, इसके ऊपर n1 है, एक मीडियम है, यहाँ पे ये दूसरा मीडियम है, यहाँ पे ये तीसरा मीडियम है, और ये जो है इसके नीचे n1 यही वाला मीडियम है ऊपर का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना को कंसीडर करके रे डायग्राम प्लॉट करना है। तो देखिए ये इसका नॉर्मल है, और यहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं कि पहला जो मीडियम है वहाँ से लाइट रे आ रही है, ऐसे पहले मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है दूसरे पर, पहले से दूसरे पर, इस बाउंड्री पर इंसिडेंट हुई, और ये जो एंगल है इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस I कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो n1 है ये लेस देन n2 है, और n2 जो है वो लेस देन n3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूँकि n2 इज़ ग्रेटर देन n1, तो ये मीडियम इसके कंपैरिजन में ये डेंसर हो गया, ठीक है, ये सघन हो गया इसके कंपैरिजन में, ये विरल, तो यहाँ पे लाइट बेंड होगी, बेंड हुई तो हमें ऐसे मिली, और यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पॉइंट पर, सारे मीडियम ट्रांसपेरेंट हैं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर से होगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है इस मीडियम का, ये n3 n2 से बड़ा है, तो ये नॉर्मल की तरफ दोबारा बेंड होगी, तो देखिए ऐसे मिल गई लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, अब ये फिर से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो और ये जो मीडियम है इसके कंपैरिजन में रेयरर है, विरल है, ये सघन है,
तो देखिए ये अब अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे। अब चूंकि ये N1 ही है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये I है तो यहाँ भी I ही मिलेगा, ये I ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये R1 है। अगर ये R1 है तो देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये जो एंगल होगा ये भी R1 ही होगा। अब ये R1 है, ठीक है, और इसको हमने कंसीडर किया कि ये है R2, तो ये भी R2 ही होगा, ठीक है, और ये तो I ही है। अब देखिए अब स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो देखिए जो पहला है यहाँ पे, जब लाइट रे N1 से N2 में जा रही है, पहले से दूसरे में जा रही है, ये मीडियम 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 1 ही है। तो देखिए जब 1 से 2 में जा रही है लाइट रे, तो देखिए स्नेल्स लॉ लगाइए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन I एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपॉन साइन R, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 से 2 में जा रही है तो 1 N2 ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे R1 है, R1 कंसीडर किया है तो R1 करिए। अब देखिए यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन हुआ लाइट यहाँ पे गिरी, ठीक है। अब ये हो गई इंसिडेंट रे, इस मीडियम के लिए, इन दोनों मीडियम के लिए ये इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R1 है। तो देखिए जब 2 से 3 में जा रही है तो इस केस में साइन ऑफ R1 अपॉन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, तो साइन ऑफ R2 ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 2 से 3 में जा रही है तो इसको लिखेंगे 2N3, ये हो गया 2, दूसरा इक्वेशन। और देखिए तीसरा क्या है, 3, 2, 1, तीसरे से पहले में जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये R2 इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ, देखिए ये I हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन ऑफ I ये इक्वल हो जाएगा 3, 2, 1, तो ये 3N1 ऐसे लिखेंगे, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए मैंने जो सारे इक्वेशंस आए थे, 3 इक्वेशंस आए थे, उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब तीनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, साइन I, यहाँ से साइन I अपॉन साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाई, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख देंगे फिर इक्वल करके राइट हैंड साइड, तो ये साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ R2 ये मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ I, और यहाँ से देखिए ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1N2 मल्टीप्लाइड बाई 2N3 मल्टीप्लाइड बाई 3N1 ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन I से ये साइन R1 से कैंसिल, साइन I से कैंसिल, साइन R2 से कैंसिल, ये मिल गया 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 ये मिल गया 1। तो यही हमें फाइंड करना था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए जो हमें फार्मूला मिला है वो है 1N2 मल्टीप्लाइड बाई 2N3 मल्टीप्लाइड बाई 3N1 1, ठीक है, ये फार्मूला हमें मिला है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 2N3 और ये हो जाएगा 1 अपान, इसको ऐसे लिखें तो ये 1 अपान 1N2 मल्टीप्लाइड बाई, ये इधर चला गया तो 3N1 ऐसे हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो अभी मैंने थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये नीचे 1N2 ही रहेगा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा 1 इधर, तो ये हो जाएगा 1N3, ठीक है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं
जो हमने कंसिडर किया था 3 मीडियम, ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ठीक है, और ये है एयर। फिर से तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल जा रहा है, इससे हमें मिल रहा है कि तीसरे मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, अगर तीसरे का एयर के रिस्पेक्ट में और दूसरे का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो। तो देखिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एयर है, ये वाटर है, ग्लास है, और ये दिया गया है कि जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा NW विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तब भी समझिए कि एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ये 4/3 दिया गया है, और जो ग्लास है NG विद रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया गया है 3/2। तो देखिए आसानी से हम WNG, ठीक है, 2 and 3, तो हमने WNG फाइंड करना है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इस फार्मूले से ANG/ANW ये हो जाएगा। बस वैल्यूज़ को पुट करिए और आपका आंसर देखिए ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, और ये इक्वल हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और यहाँ से मिला 9/8, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है पार्श्व विस्थापन। ठीक है, पार्श्व विस्थापन। अब देखिए ये पार्श्व विस्थापन होता क्या है, आपतित किरण व निर्गत किरण, यानी कि इसको अपवर्तित किरण भी बोलते हैं। अपवर्तित किरण यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही होता है पार्श्व विस्थापन, ठीक है। तो आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनीशन ये है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेज करेंगे, थोड़ा सा फिगर बनाना है। देखिए ये हमने कंसीडर किया कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, एक गुटका है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट, ये इसका नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये अभिलंब है इस पर, ठीक है। और ये एक मीडियम दूसरा है 1 और ये 2, ठीक है, 2 है। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइट रे आ रही है पहले मीडियम से, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, ये सरफेस इस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो हम ये ले रहे हैं कि ऐसे चली गई, और ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो अगर ये N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये N2 है, और यहाँ पर भी N1 ही है, और ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो N1 है वो लेस देन N2 है। तो ये हो गया, इसके कंपैरिजन में ये जो पहला मीडियम हो गया ये विरल हो गया, और ये हो गया सघन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम I कंसीडर कर रहे हैं, ये जो है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पार्श्व विस्थापन फाइंड करना है, और हमने डिफिनीशन में बताया कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे है इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसे चली जाएगी कहीं पर, और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये इस पर नॉर्मल है, यहाँ पर जाएगी, ये दूसरा मीडियम है तो ये बाहर निकल जाएगी, और जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, मैंने बताया अभी, क्योंकि ये दोनों मीडियम सेम है। अब देखिए यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रा करिए इस पर, और ये कंसीडर किया कि ये जो पॉइंट है ये B हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट A है, ये कैपिटल N है, और ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है ये भी नॉर्मल ही है,
और ये m है, कैपिटल M। इसकी मोटाई हमने स्मॉल t कंसीडर कर ली है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पार्श्व विस्थापन, और इस फिगर से जो पार्श्व विस्थापन की वैल्यू होगी वो होगी bn, ठीक है। bn ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे, इसको आगे बढ़ा दिया। तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसी को बोलेंगे पार्श्व विस्थापन, और इसी को हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये इसको मैं यहीं तक कर दे रहा हूँ। देखिए हमें bn को फाइंड करना है, ठीक है। ये आया स्मॉल r, ये i है, ये पूरा एंगल जो होगा यहाँ से देखिए ये और ये भी i ही हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा ये इतना ये i होगा। तो ये जो डेविएशन एंगल होगा, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डेविएशन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और जो नॉर्मल से दूर हटती है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो ये हो जाएगा, ये पूरा i हो जाएगा और ये i माइनस r। तो ये जो एंगल होगा ये होगा i माइनस स्मॉल r, ठीक है। अब ये देखिए हमें vn को फाइंड करना है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें आपको यूज़ करनी है। इसको फाइंड करना है, ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल बन गया ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हम किसी एक के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, इसके टर्म में। तो हम अगर साइन लेंगे, साइन ऑफ i माइनस r, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ANB से हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ i माइनस r, ये मिल जाएगा लंब, यानी कि bn को ये हमें फाइंड करना है। तो vn तो कम से कम आना चाहिए। तो ये साइन थीटा क्या होता है, लंब अपान कर्ण, यही होता है। तो देखिए bn हो गया, bn अपान ये कर्ण है ab, ये ab हो गया, ठीक है। अब vn को ये हमें फाइंड करना है, हमारा जो टारगेट है vn को फाइंड करना। तो यहाँ से देखिए bn की जो वैल्यू आ गई वो हो गई ab, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा साइन ऑफ i माइनस r, ये मिल गया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब देखिए हमें i माइनस r तो पता है, a भी पता नहीं है, और देखिए हमें पता क्या है, इसकी मोटाई पता है, ये स्मॉल t है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है स्मॉल t, तो देखिए ये जो होगा am जो हो जाएगा वो भी तो स्मॉल t ही हो जाएगा ये। अब देखिए ये स्मॉल t हो गया, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री ही है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम दोबारा से देखिए क्या लेंगे, हमें AB को फाइंड करना है और हमें ये पता है, तो ये दोनों जो साइड हैं वो आ जाए, हमें ऐसा लेना है। तो देखिए जब कास लेंगे, कास ऑफ r, इस केस में थीटा ये हो जाएगा, तो देखिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कास थीटा क्या हो जाएगा, कास r, ये हो जाएगा आधार अपान कर्ण। आधार क्या है, am, यहाँ पे am हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा AB, तो am अपान AB, ठीक है। अब देखिए AB की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, मिल गई। तो यहाँ से AB जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा am अपान कास ऑफ r, ठीक है। बस इक्वेशन 2 हो गया। AB की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिए, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, bn, ये हो जाएगा AB के स्थान पर am अपान कास ऑफ r, और ये हो जाएगा साइन ऑफ i माइनस r, ठीक है। am कितना है, t है, तो am को t रख देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये देखिए कास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये स्मॉल t सेक ऑफ r साइन ऑफ i माइनस r, बस ये इसी को हमें फाइंड करना था, मिल गया। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो पार्श्व विस्थापन इस केस में bn की जो वैल्यू आएगी, ये एक जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, t सेक r साइन ऑफ i माइनस r। अब इसका पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग पहले नोट करिए। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और bn को हमने स्मॉल d कंसीडर कर लिया है।
ठीक है। तो अभी तक जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और जो आर था वो कुछ फाइनाइट था। अब हम क्या कर रहे हैं कि आई और आर अगर बहुत छोटे हो जाएं, ठीक है, तो इफ़ आई एंड आर वेरी स्मॉल, अगर आई और आर बहुत छोटे हो जाएंगे तो देखिए साइन ऑफ आई माइनस आर ये मिल जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है, तो ये आई माइनस आर, ठीक है। और जो कास थीटा होता है वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे कास आर जो है वो आर हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूले में पुट करिए तो जो स्मॉल डी की वैल्यू मिलेगी हमें, स्मॉल डी ये टी ही रहेगा। ये सेक आर को नीचे हम क्या कर सकते हैं, सेक आर को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस आर, ठीक है। तो ये 1 अपान जो कॉस आर था ये मिल जाएगा 1, तो ये हट जाएगा, ठीक है। और हमें मिल जाएगा साइन आई माइनस आर को केवल लिख सकते हैं आई माइनस आर, ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर साइन स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर ये क्या हो जाएगा n, ठीक है। 1 n 2 है और इसको हम n कंसीडर कर लें तो ये n हो गया। तो यहाँ से अगर i और r छोटे हैं, छोटे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये बहुत स्मॉल हैं, तो ये साइन i क्या हो जाएगा, i ही होगा, और साइन r हो जाएगा r, और ये हो जाएगा n, ठीक है। तो ये i जो हो जाएगा वो n टाइम्स r हो जाएगा। और ये जो आपका फार्मूला है ये मिल जाएगा d इक्वल टू टी, i क्या है, i ही है, और ये माइनस ऑफ जो r है, r को यहाँ से, ठीक है, r की वैल्यू हुई तो लिखनी है, क्योंकि r को रिमूव करना है, तो यहाँ से r जो हो जाएगा वो हो जाएगा i बाई n, तो ये हो जाएगा i अपान n। और इसको फिर से हम लिख सकते हैं t, i को बाहर ले लीजिए तो 1 माइनस 1 अपान n, ये हो गया t, और ये हो गया आपका फार्मूला d का। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो i और r अगर स्मॉल हैं और जो स्लैब है, जो गुटका है, उसकी मोटाई t है और उस गुटके का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो आप आसानी से पार्श्व विस्थापन को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके। अगर ऐसा नहीं है, स्मॉल नहीं है, दोनों एंगल्स अगर दिया है कि स्मॉल नहीं है, तो आप इस जनरल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये जो फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, कांच के गुटके के पृष्ठ पर प्रकाश किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यदि पार्श्विक विस्थापन प्रति इकाई मोटाई के लिए 1/√3 मीटर उत्पन्न होता है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए क्या क्या यहाँ से मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से मिल जाएगा, 45 डिग्री के एंगल पर ये आपतित हो रही है, तो आई जो हो गया वो हो गया 45 डिग्री। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया। दूसरा देखिए क्या मिल रहा है, पार्श्व विस्थापन की ही वैल्यू दे दी गई है। पार्श्व विस्थापन कितना है, 1/√3, तो ये डी, स्मॉल डी की वैल्यू 1/√3 मीटर, ठीक है। ये किसके लिए है, प्रति इकाई मोटाई के गुटके के लिए है। तो जो ये गुटका है, जो स्मॉल टी था, वो हमें मिल गया स्मॉल टी इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ये इकाई का मतलब होता है 1। अब आपको फाइंड क्या करना है, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए, तो स्मॉल आर ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं कहा गया है कि आई और आर स्मॉल हैं, तो हम जनरल फार्मूले का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और दिया गया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है वाटर का, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ANW ये है 4/3, अब आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम जानते हैं फार्मूले से, D इक्वल क्या होता है, ये होता है T 1/cos ऑफ R और साइन ऑफ I माइनस R, ये होता है। तो देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे और इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा T
1 अपॉन कॉस ऑफ आर। आर फाइंड करना है तो आर हमें सेपरेट चाहिए, आर का फंक्शन सेपरेट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए आर कॉस आर का सर कैंसिल हो जाएगा जब अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस, यहाँ से देखिए कॉस आर है और साइन आर है, तो ये कॉस आई और ये tan आर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अपन कॉस tan होता है, तो ये tan आर हो गया। और यहाँ से d, हमें देखिए क्या क्या पता है, d पता है, t पता है, i पता है, r ही फाइंड करना है। तो ये tan आर को अलग रखेंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। अब देखिए हमें पता है जो t की वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो t की वैल्यू 1 है तो t हट गया पहले से ही। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये पूरा इधर ले लेते हैं एक साइड, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ आई tan ऑफ आर। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा साइन आई माइनस डी, ऐसे मिल जाएगा। t1 हो गया है। अब देखिए tan आर यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan आर मिल जाएगा साइन आई माइनस स्मॉल डी अपान कॉस ऑफ आई। ठीक है, अब देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए। साइन आई हमें क्या मिला, यहाँ से साइन ऑफ आई की वैल्यू है 45 डिग्री, 45 रखिए, माइनस डी क्या है 1/√3 और अपान कॉस ऑफ आई, कॉस ऑफ 45 डिग्री, यही है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या था tan आर था। ठीक है, तो tan आर ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, इसका कोई यूज ही नहीं है इसमें। अब tan आर इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू रखिए, ये 1/√2 माइनस 1/√3 ऐसे ही रहेगा, अपान ये देखिए cos 45 ये भी 1/√2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा √2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा √2/3। ठीक है, और यहाँ से r क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 माइनस √2/3। तो ये हो गया आपका आंसर, यही हमें फाइंड करना था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी फिजिक्स है, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वास्तविक और आभासी गहराई इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।